हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सॉरी कि कल मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाई एक भी, क्योंकि कुछ काम वैसे आ गए थे कि मैं नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन हमारी आगे की क्लासेस अब कंटिन्यू चलेगी। ओके, तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे फरवरी 2015 के। ठीक है, हम सोशल साइंस का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, साथ के साथ मैं हिंदी के भी पेपर करवा रही हूँ आपको। आप चैनल पे देखते रहिए, हिंदी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवा रही हूँ। और थ्योरी के पार्ट तो हमारा अभी चलेगा। थ्योरी का पार्ट चलेगा मतलब हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो कर चुके हैं। 6 to 8 की हिस्ट्री, 6 to 8 की ज्योग्राफी हम कर चुके हैं। अब हमारा रह गया पॉलिटी की 8th क्लास की पॉलिटी, क्योंकि 6 और 7 की पॉलिटी हम कर चुके हैं। और उसके साथ एक चीज और चल रहा है हमारा मैराथन क्लासेस। मैराथन क्लासेस 6 क्लास की ज्योग्राफी हो चुकी है, वैसे ही मैं हर क्लास की मैराथन क्लासेस करवा दूंगी, ताकि सारा जो मतलब एक क्लास में जितना भी कंटेंट है वो सब एक वीडियो में 1.5 से 2 घंटे के वीडियो में आपका कवर हो जाए। ओके, वो क्लासेस आप जरूर देखें। और जो बच्चे लेट स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन, उनके लिए भी बिल्कुल आप वीडियो देखते रहें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करते रहें। उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत घबराइए आप, क्योंकि अगर हम घबरा के टेंशन में आके पेपर की तैयारी करते हैं तो जितना हो पाएगा वो भी शायद हम ना कर पाए। तो बिल्कुल फ्री माइंड होके हमें पेपर की तैयारी करनी है। ओके, अब टाइम कम है हमारे पास, तो हमें पढ़ाई में टाइम ज्यादा देना है। ठीक है, आप वीडियो जरूर देखिए जो अभी वीडियो है वो, और साथ के साथ आपको रिवीजन भी करना है। जो वीडियो डल चुका है उसको आप रिवीजन भी करते चलिए। नोट्स में शुरू से बोलते आई हूँ, आपको नोट्स बनाना है, तो नोट्स के रिवीजन करने का टाइम आ चुका है। नोट्स खोल के आप जरूर देखिए, दिन में एक बार तो नोट्स खोलिए, देखिए। ओके बच्चों, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है फरवरी 2015 का क्वेश्चन पेपर। टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट भी जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा घटक नहीं है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा घटक नहीं है। आकार, प्रतीक, दूरी और दिशा। तो आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि प्रतीक, दूरी और दिशा ये तीनों ही मानचित्र का घटक है। ठीक है, ये तीनों ही मानचित्र का घटक है, लेकिन जो आकार है वो मानचित्र का घटक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 1 सही होता है कि निम्नलिखित में मानचित्र का घटक कौन सा नहीं है। आकार मानचित्र का घटक नहीं है। प्रतीक, दूरी और दिशा। प्रतीक यानी कि जो अलग अलग प्रतीक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, रूढ़ प्रतीक जिसे बोलते हैं, रूढ़ चिन्ह, उसमें क्या होता है कि इसे कुएं के बारे में दिखाया गया है, नदियों का, रेलवे पटरियों का प्रतीक एक बनाया जाता है, तो वही प्रतीक वो मानचित्र में यूज किया जाता है। दूरी तो यूज किया ही जाता है, दिशा भी यूज किया जाता है, लेकिन आकार यूज नहीं किया जाता। ओके, तो मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं। प्रतीक, दूरी और दिशा, आकार नहीं है। अब है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कौन बनाता है। ये भी ज्योग्राफी का है। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, ये आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी है। ओके, पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, मैं उतना झुका हुआ नहीं बना पाई हूँ। पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी झुकी हुई है। कोशिश करती हूँ फिर से बनाने की। पृथ्वी हम अपने कक्षीय समतल पर थोड़ी सी झुकी हुई है। ओके, मान लो कि इस तरह से पृथ्वी झुकी हुई है। ओके, ये भी उतना नहीं झुक पाया, बट कोई बात नहीं, हम देखते हैं। और ये भूमध्य रेखा, अगर पृथ्वी झुकी भूमध्य रेखा ऐसे हुआ ना, तो ये अपने कक्षीय समतल पर थोड़ी सी झुकी हुई है, और यहां से एक कोण बनता है यहां तक का, मतलब ये झुकाव है, तो ये एक कोण बनाती है। तो इस कोण को क्या कहते हैं, यहां से जो ये कोण बनाती है, इस कोण को हम मतलब ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, ये जो कोण होता है, जो पृथ्वी झुकी हुई है वहां से भूमध्य रेखा, वहां पे जो कोण बनता है वो 66.5 डिग्री का कोण बनता है अपने कक्षीय समतल पर। कक्षीय समतल ये होता है, इसे कक्षीय समतल बोलते हैं, इस झुकाव को बोलते हैं जो अपने अक्ष पर झुकी, तो 66.5 डिग्री का कोण बनता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी ध्रुवों से कितनी झुकी हुई है। तो वो ध्रुवों से जो पृथ्वी का झुकाव है, अपने कक्षीय समतल पर झुकाव है, ध्रुवों से कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 23.5 डिग्री का, 23.5। याद रखिएगा, ध्रुवों से कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई, 23.5 का कोण बनाती है ध्रुवों के पास से, और यहाँ से कक्षीय समतल से 66.5। वैसे ज्यादातर ये कक्षीय समतल वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत अच्छे से आप आंसर दे सकते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनपद पंचायत के अंतर्गत, जनपद पंचायत जो होता है, जो पॉलिटी में हम 6 क्लास में कर चुके हैं। ओके, जनपद पंचायत हमेशा ही जो
लोकल गवर्नमेंट होती है उसके बारे में है। जनपद पंचायत के अंतर्गत कई जिला परिषद होते हैं, कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, कई ग्राम सभाएं होती हैं। नगर पालिका वार्ड और जिला परिषद तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पंचायत की बात की गई है, ठीक है। ग्राम सभाएं होती हैं, कई ग्राम सभाएं तो गांव में होती है, वो वैसे होती है। कई ग्राम पंचायतें होती हैं, जनपद पंचायत है ना, ये याद रखिएगा। जनपद पंचायत की बात गई है तो जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायत होते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत होता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि ग्राम पंचायत क्या होता है, एक बहुत बड़ा गांव हो तो उनका एक अलग हो सकता है, या 4-5 गांव के समूह का एक पंचायत होता है, इसे ग्राम पंचायत कहते हैं। अब जनपद पंचायत उससे ऊपर होता है, एक जनपद पंचायत के अंदर कई ग्राम पंचायत होते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर क्या है, सामाजिक विज्ञापन, ठीक है। सामाजिक विज्ञापन की बात की गई है। ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्या है, सामाजिक विज्ञापन से सामाजिक विज्ञापन वो विज्ञापन है जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। बिल्कुल सही है कि जो सामाजिक विज्ञापन क्या होता है, जो समाज के लिए कोई भी न्यूज हो या कोई भी जो एड हो वो पूरे समाज के लिए है, ठीक है। कोई वो विज्ञापन किसके लिए है, पूरे समाज के लिए, उसे ही क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञापन, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये हमारा गलत है। सामाजिक विज्ञापन केवल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वो किसी कंपनी के द्वारा भी किया जा सकता है, समाज सेवक के द्वारा भी किया जा सकता है सामाजिक विज्ञापन। तो सामाजिक विज्ञापन किसी के द्वारा भी दिखाया जा सकता है, और तो हमारा ए सही और बी गलत है। ओके, जैसे कि पानी की कमी हो रही है, ठीक है, पानी की कमी हो रही है, ऐसा ऐड आता है ना कभी कभी कि पानी की मतलब कि कुछ वैसे ऐड आते हैं, वैसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि पानी की कमी हो रही है तो हमें पानी को बचाव करना चाहिए, इस तरह के ऐड आते हैं। तो वही होता है कि सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो केवल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाते, वो वैसे भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो ए हमारा सही और बी गलत है। ओके, नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य, ये थोड़ा सा कट गया है बेटा, तो यहाँ पे ये कलमकारी होगा, याद रखिएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है, कलमकारी होगा यहाँ पे, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप सुन लीजिए, लिख लीजिए। कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध है, हमारा जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध है। जो कपड़ों पे छाप डिजाइन होता है, कलमकारी छापा होता है, वो कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है। उत्तराखंड में कौन सा है, भोटिया जनजाति, याद रखिएगा, भोटिया जनजाति कहाँ पे है, उत्तराखंड में। यहाँ पे गोड़ है, गोड़ के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, भील के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। तो गोड़ और भील कहाँ पे पाए जाते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। बस भोटिया जनजाति का आप याद रखिएगा, भोटिया जनजाति कहाँ पे है, उत्तराखंड में है भोटिया जनजाति। गोड़ और भील ये कहाँ पे पाए जाते हैं ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपको पहले बोल चुकी, जब भी मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराऊंगी, साथ के साथ में 1-2 क्वेश्चन आपको दूंगी जो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो गोड़ और भील के बारे में आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पे पढ़ाया हुआ है मेरा, तो आप बता सकते हैं आराम से कि ये जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पाए जाने वाले जनजाति कौन से हैं, तो भोटिया जनजाति है जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण कौन से शासक रखते थे, कुषाण, याद रखिएगा। कुषाण शासक जो थे 2000 ईस्वी पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व रेशम मार्ग पर जो सबसे ज्यादा नियंत्रण था, किनका नियंत्रण था, कुषाणों का। अब रेशम मार्ग है क्या, रेशम मार्ग क्या है कि चाइना में रेशम का उत्पादन होता था, ठीक है। वहां जो रेशम का आविष्कार हुआ है चाइना में हुआ है, तो चाइना से जिस रास्ते से रेशम दूसरे देशों में गया उस रास्ते को रेशम मार्ग बोला गया है। तो उन रेशम मार्ग पे जो नियंत्रण रखते थे वो कुषाण शासक रहते थे, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। सहायक संधि हमारा क्या था, सहायक संधि में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या कहती थी भारतीय शासकों को कि मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं, मैं आपके राज्य को अपने अधीन करूंगा, क्योंकि आप मतलब कि मैं आपको शक्ति प्रदान करूंगा, क्योंकि आप सेना प्रदान करूंगा मैं आपको,
क्योंकि आप क्या है कि अपने राज्य का शासन बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको सेना प्रदान करूंगा और आपको उस सेना को आपको सैलरी देनी होगी। ओके, तो ये सहायक संधि थी। उसके बाद क्या होता था कि वो सहायता प्रदान करते थे कि मैं आपको सहायता प्रदान कर रहा हूं, और सहायता प्रदान करने के बाद क्या होता था कि कुछ दिनों के बाद वो ये बोलते थे कि आप अपना शासन सही तरीके से नहीं करा रहे, और ये भी था कि अगर एक महीने भी कभी भी वो सेना को सैलरी देने से या अंग्रेजों को पैसे देने से चूक जाते थे तो उनके राज्यों को अपने अधीन कर लेते थे। तो ये थी सहायक संधि। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। क्या बाध्य किया? वो अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी। ये तो है नहीं, सहायक संधि में कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त की जाती थी, स्वतंत्र सैनिक नहीं रख सकते थे भारतीय शासक। वह अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं रखेंगे, बिना किसी रखरखाव के खर्चे के, और कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे। तो ये भी नहीं है, मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि भारतीय जो शासक है वो स्वतंत्र सैनिक नहीं रख सकते थे, अंग्रेज उसे सैनिक देंगे और उसका रखरखाव और खर्चा भी उन्हें उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, वो अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ साथ उन्हें कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी और इसके रखरखाव पर का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। वो अपने स्वतंत्र सैनिक रखेंगे, देख रहे हैं, ये भी गलत है, स्वतंत्र सैनिक नहीं रख सकते, सबसे पहले यही गलत हो गया। अब है उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही है, ये सहायक संधि का जो भी थे, सहायक संधि के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजाओं को, जो शासकों को बाध्य किया था, तो ऐसी इस तरह से वो बाध्य करते थे। अब नेक्स्ट है, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? अहोम के विषय में, अहोम राज्य के विषय में, अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। बिल्कुल गलत है, ये अहोम राज्य कुलों में विभाजित नहीं था। और क्या, अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था, बिल्कुल सही है, अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत, बहुत बड़ा समाज था और बहुत पैसे वाला माना जाता था। भूइयां लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, तो ये भी सही है। अहोम राज्य किस चीज पर निर्भर था? बेगार। बेगार क्या होता है? बेगार होता है कि बिना सैलरी के किसी से काम करवाना, उसे बेगार कहते हैं। तो जो सबसे सही इसका आंसर, ये सारे सही है कि ये सभी अहोम राज्य में होता था, लेकिन अहोम राज्य कुलों में विभाजित नहीं था जिन्हें पाइक कहा जाता है। पाइक किसे कहा जाता था? राज्य कुलों में विभाजित था तो उन्हें पाइक कहा जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हैगियोग्राफी संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? संत के जीवनी लेखन से, किसी भी संत के जीवनी लेखन से संबंधित है हैगियोग्राफी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? तो सवाना, स्टेपी डाउन, पंपास। सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, और ये जो तीन है, अब एग्जाम बहुत पास है बेटा, तो सारे आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी बल्कि आप मुझे बताएंगे। ये तीन है, स्टेपी डाउन और कंपास, ये तीनों घास स्थल किस तरह के घास स्थल है? इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट में, बिल्कुल आपको देना है, क्योंकि अब एग्जाम पास है तो इस तरह से आपके प्रैक्टिस भी होता चलेगा। तो इन तीनों के नाम आप कमेंट में जरूर लिखा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्लीज कमेंट में आंसर दें मुझे कि स्टेपी घास स्थल किस तरह का है? उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय, डाउन और पंपास सॉरी, ये तीन घास स्थल किस तरीके के घास स्थल है? और जो हमारा क्वेश्चन है सवाना घास स्थल से है कि सवाना घास स्थल किस तरह का है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। क्लियर है? उष्णकटिबंधीय क्या होता है? भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र। ओके, अब नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। खाद्य सुरक्षा क्या होता है? खाद्य सुरक्षा है कि सभी मनुष्यों के पास उचित भोजन और सही कैलोरी में भोजन मिल पाए, उसे हम खाद्य सुरक्षा बोलते हैं। सभी लोगों की पहुंच हो और सही कैलोरी के साथ उनकी भोजन मिल पाए, ये खाद्य सुरक्षा होता है। तो खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। पहला क्या है? कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। बिल्कुल सही है, कृषि के विकास का जो चरम लक्ष्य यही है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, कि सभी को सही कैलोरी में भोजन मिल पाए और लोगों की पहुंच हो भोजन तक। फिर दूसरा, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। तो खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब भोजन नहीं मिल पाता, वैसे भी नॉर्मली भी भोजन नहीं मिल पाता, तो सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना हर समय, ये है खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय। तो सेकंड हमारा गलत है, ए हमारा सही है, ए सही है और बी गलत है।
क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन माना जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन माना जाता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलाऊ गैस, कोयला। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलाऊ गैस, जलाऊ लकड़ी, कोयला। क्या निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन माना जाता है। पेट्रोलियम को जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जा सकता, प्राकृतिक गैस को भी नहीं मानेंगे, कोयला को भी नहीं मानेंगे। यहाँ पे होना चाहिए ईंधन नहीं माना जाता, ठीक है। मुझे लगता कट चुका है, क्योंकि जो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला ये सभी भी जीवाश्म ईंधन हो सकते हैं, क्योंकि कोयला किस तरीके से बनता है, जमीन के अंदर दबते रहने, उसमें लकड़ी, जीवाश्म सारे ही होते हैं। तो इसमें जलाऊ लकड़ी है कि जो लकड़ियां होती है वो किसी जीवाश्म से थोड़ी ना बनती है, क्या किसी जीवों के अंश से लकड़ियां बनती, नहीं बनती। तो यहाँ पे नहीं होगा, जो कट चुका है कि निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता। तो जो जलाऊ लकड़ी होती है वो जीवाश्मी ईंधन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों को अत्यधिक विनाश तटीय क्षेत्रों का अत्यधिक विनाश कर सकता है। तटीय क्षेत्र यानी कि समुद्र के किनारे के जो क्षेत्र है उसका अत्यधिक विनाश कर सकता है कौन। सुनामी, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, भूकंप। तो सुनामी जो होता है, आपको याद रखना है, जो ज्वार भाटा जो होता है, जो समुद्र की तरंगे होते हैं, 15 मीटर से जो ऊपर की तरंगे होती है उसे सुनामी कहते हैं, ठीक है। 15 मीटर से ऊपर की जो तरंगे होती है उसे सुनामी कहते हैं, और वो बहुत ज्यादा विनाश करता है। सुनामी के बारे में आप कई बार पढ़ चुके होंगे कि बहुत ज्यादा विनाश होता है, तटीय क्षेत्र डूब जाते हैं। जो अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट था वो भी सुनामी के कारण ही समुद्र में डूब गया है, ओके। तो सुनामी से क्या, ज्वालामुखी से तो पता है, ज्वालामुखी तटीय क्षेत्रों पे तो जरूरी नहीं है, क्या है, ज्वार भाटा आता है समुद्र में हर दिन, नियमित रूप से हर दिन समुद्र के जल का 2 बार उठना और गिरना, वो क्या होता है, ज्वार भाटा, ठीक है। 2 बार उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। भूकंप क्या है, भूकंप वो तो पृथ्वी का कंपन है, तो उसमें तटीय क्षेत्र का, इसमें क्या है, केवल तटीय क्षेत्र का, याद रखिए, केवल तटीय क्षेत्रों का अत्यधिक विनाश करता है। तो क्या है वो, सुनामी। सुनामी ही एक ऐसा है जिसके कारण क्या होता है, केवल तटीय क्षेत्रों का विनाश होता है बहुत ज्यादा, ओके। पृथ्वी, नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है, किससे बनी है, निकल एवं लोहे से। पृथ्वी की परतों के बारे में पढ़ा चुकी हूं मैं चैप्टर में। सबसे नीचे की परत कौन सा है, क्रोड, उसके ऊपर है मेंटल्स, और सबसे ऊपर की परत प्रॉपर्टी है। सबसे मोटा परत क्रोड है, उससे पतला मेंटल, और सबसे पतला परत कौन सा है, प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, क्रोड में लिक्विड जो ये बोल सकते हैं लावा होता है क्रोड में। तो निकल एवं लोहे, निकल, और वो किस चीज से बना है, निकल और लोहे से बना है क्रोड का परत, ठीक है। क्रोड और बना किससे है, निकल एवं लोहे से। तो ये मैं आपको करा चुकी हूँ चैप्टर में, ये देख लीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, सिर्फ ये नहीं पूछ सकता कि आंतरिक परत कौन है, उसमें क्रोड, मेंटल और प्रॉपर्टी, ये नहीं देगा। ये भी दे सकते हैं किस चीज से बना है, सिलिका एवं लोहे से, निकल एवं एल्यूमिनिया से, सिलिका एवं एल्यूमिनिया से नहीं, निकल एवं लोहे से बना है हमारा क्रोड, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है। निक्षेपण क्या होता है, जमा करना, याद रखिएगा। अपर्दन और निक्षेपण, अपर्दन क्या होता है, तोड़ना और काटना, निक्षेपण का मतलब क्या होता है, जमा होना, ठीक है। तो विसर्प, विसर्प क्या होता है, नदी की जो इस तरह की आकृति होती है जो ऐसे से घूमती रहती है सांप की तरह, तो इस मोड़ को विसर्प कहा जाता है, ठीक है। चाप झील, चाप झील क्या होता है, जब नदी की आकृति ऐसे घूमती घूमती क्या होता है, बहुत ऐसे घूम जाए और यहां से घूमते हुए, मतलब कि यहाँ पे नदी इधर से मुड़ गई और यहाँ पे एक झील बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक झील बन जाता है, तो ये क्या हो गया, चाप झील। जलप्रपात, जलप्रपात तो पता है कि ऊपर से जब गिरती है पानी, जब किसी पहाड़ से बिल्कुल सीधे नीचे गिर रही है उसे जलप्रपात कहते हैं। बाढ़कृत मैदान, बाढ़कृत मैदान क्या होता है, जब बाढ़ आता है, बाढ़ का पानी जब तटों तक आता है और तट मतलब नदी के किनारे आता है, और जब वो पानी सूख जाने के बाद वहां पे मिट्टियां और गाद जमा हो जाती है जो पानी के साथ आया होता है, तो वो होता है निक्षेपण की प्रक्रिया, कि निक्षेपण के कारण कि वो छोड़ के चला गया, ठीक है, छोड़ के चला जाना, वहां पे लाके छोड़ देना, उसे निक्षेपण कहते हैं, ओके। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है, तो बाढ़कृत मैदान निक्षेपण कार्य का परिणाम है, निक्षेपण के कारण बाढ़कृत मैदान बनता है, ओके। अब विसर्प, चाप झील, जलप्रपात, जलप्रपात तो अपर्दन कर रहा है ना, काट रहा है, ठीक है। चाप झील भी कट रहा है, चाप झील कोई निक्षेपण नहीं, कट रहा है। विसर्प भी कट रहा है, लेकिन निक्षेपण क्या है कि लाके छोड़ देना किसी चीज को, निक्षेपण है। नेक्स्ट है,
किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? तो 5.2 जो 2.0 है, इस पर हल्का सा एहसास होता है, उस पर कुछ नहीं होता, हल्का कंपन का एहसास होता है, कभी कभी एहसास भी नहीं होता। 5.0 से अधिक की तीव्रता पर क्या होता है? वस्तुएं गिरने लगती हैं। 6.0 की तीव्रता पर मकान और मकान भी गिर सकते हैं, और 7.0 की तीव्रता पर तो मकाने गिरने लगती है और बिल्कुल विनाश हो सकता है एक तरीके से। तो याद रखिएगा 5.0 की तीव्रता पे वस्तुएं गिरने लगती हैं। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक चलन का प्रारंभ हुआ था? औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला आने के साथ साथ निम्नलिखित में से किस चलन का प्रारंभ हुआ था? याद देखिए, ब्रिटिश कला आने के बाद तैल चित्र हुआ, भित्ति चित्र तो बहुत पहले से चल रहा था, तैल चित्र का प्रयोग हुआ था, और उसके साथ परिप्रेक्ष्य विधि का भी चयन हुआ था कि क्या हो रहा है, घटना के बारे में पूरा बनाया जाता था चित्र, इस तरह की विधि का भी चलन हुआ था। तो मतलब कि सबसे ज्यादा चलन क्या निम्नलिखित में किस एक का चलन हुआ था? तो परिप्रेक्ष्य विधि का। ठीक है, परिप्रेक्ष्य विधि का चलन हुआ था ब्रिटिश काल के दौरान, मतलब कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला आने के साथ साथ परिप्रेक्ष्य विधि का बहुत ज्यादा चलन हुआ था। राजा लोग बहुत ज्यादा इस तरह के चित्र बनवाते थे कि जो घटनाएं हो रही है उस घटनाओं से रिलेटेड वो चित्र बनवाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, और परिप्रेक्ष्य विधि में क्या होता था? पहले क्या होता था कि आगे पीछे जो भी लोग खड़े हैं बिल्कुल सीधा नहीं, उसके बाद क्या हुआ, जो लोग दूर खड़े हैं उनको छोटा बनाया जाता था, ये दिखाया जाता था कि जो दूर खड़े हैं, ऐसा मतलब कि महसूस होने लगा था कि इस तरह चित्र देखकर कि कुछ लोग दूर खड़े हैं, कुछ लोग पास खड़े हैं, कुछ दूर और पास वाली चीजों को उस तरह से दिखाया गया था कि वो दूर है, पास है, दूर की चीजों को छोटा, पास की चीजों को बड़ा दिखाया जाता था। ये सारी चीजें परिप्रेक्ष्य विधि में दिखाई जाती थी। ओके, नेक्स्ट है, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। याद रखिए, श्रेणी, पाई, इन सभी चीजों को मैं आपको करा चुकी हूँ हिस्ट्री में, और मैंने बोला है कि इससे आता है क्वेश्चन, बिल्कुल आता है, इस रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक आता है, तो आपको ये याद करना है। हिस्ट्री में मैं करा चुकी हूँ ये सब आपको 7th क्लास की हिस्ट्री में। ओके, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थी। तो शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? श्रेणी। याद रखिएगा, शिल्पकारियों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। ओके, अब देखिए क्या है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही का उत्तर चयन कीजिए। पांडुलिपि और अभिलेख। ठीक है, पांडुलिपि क्या होता था? पांडुलिपि ताड़पत्रों पे या बुर्ज के छालों पे लिखा जाता था, एक पेड़ है बुर्ज, उसके छालों पे। और अभिलेख क्या होता था? अभिलेख खुदाई करके, पत्थरों पे खुदाई करके, लकड़ियों पे, इस तरह से अभिलेख बनाया जाता था। अब देखते हैं, ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्र अथवा भुज्र नामक वृक्ष की छाल के से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बिल्कुल सही है। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्तीर्ण किया जाता था। ये भी सही है, दोनों ही सही है हमारा, ए और बी दोनों सही है। अभी मैं बता चुकी हूँ, पांडुलिपि क्या होता था? ताड़पत्रों पे अथवा भुज्र नामक पेड़ के छाल पे लिखी जाती थी, एक विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर। और अभिलेख क्या होता था? जो ठोस चीजों पे खुदाई करके बनाई जाती थी, पत्थर, धातु, किसी भी जो ठोस हो उस पे खुदाई करके कठोर सतहों पर उत्तीर्ण किया जाता था, उसे अभिलेख कहते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? फारसी। हमेशा याद रखिएगा, फारसी प्रशासनिक भाषा थी दिल्ली के सुल्तान के शासन काल में। ओके, नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। बोधिसत्व कौन थे बौद्ध धर्म में? जो निर्वाण प्राप्त कर लेते थे, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त कर लिया, यानी कि जो ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। निर्वाण वही जो ज्ञान प्राप्त कर लेते थे और जो घर छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे पूरी तरह से, उसे ही क्या बोला गया था? बोधिसत्व बोला गया था। बिल्कुल ध्यान रखना है, उसे ही बोधिसत्व बोला गया था, जो निर्वाण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कर चुके थे और जो घर छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते थे, उन्हें बोधिसत्व बोला गया था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? पहला है, उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। क्या है? कौन सी एक शर्त
नहीं थी। पहले क्या है, उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उनके पास अपना घर होना चाहिए, बिल्कुल उनके पास अपना घर होना चाहिए, शर्त थी। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी शर्त थी। उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से वो भू राजस्व वसूला जाता है, यानी कि जहां से टैक्स दिया जाता है, कर दिया जाता है, वैसे जमीन का उन्हें स्वामी होना चाहिए। ये तीनों ही था, लेकिन यहाँ पे 25 की जगह पे 35 वर्ष की बात की गई थी कि उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए थी। ऐसे लोग ही सभा के सदस्य हो सकते थे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नहीं है चोल साम्राज्य के सभा का सदस्य बनने के लिए, इसलिए फर्स्ट सही है। याद रखिएगा, बुद्ध ने चोल साम्राज्य की बात मतलब कि के बारे में यही बात की थी कि वहां अगर नियमित सभाएं होती रहेगी तो उन्हें कोई कभी नहीं हरा सकता, चोल साम्राज्य को। ठीक है, नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था, क्योंकि रॉलेट एक्ट अधिनियम क्या था, इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रदान किया नहीं, इसने भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दी। वो तो आर्म्स एक्ट था जिसमें भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगाया गया था, याद रखिएगा, आर्म्स एक्ट था वो। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था तथा पुलिस को और अधिक अधिकार प्रदान किए थे। नेक्स्ट है प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया था, ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। रॉलेट एक्ट क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी, यानी कि कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता, और पुलिस को और ज्यादा अधिकार दे दिया गया था कि पुलिस को जिस पे भी शक हो उठा के जेल में डाल दो, उसको मारो पीटो जो भी करो। तो रॉलेट एक्ट में यही था कि पुलिस को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे दिया गया था, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी भारतीय सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता है, ये किया गया था। तो रॉलेट एक्ट लागू कब किया गया था, 1919 में, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था भारत में, और उसी विरोध के तहत जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो भी वही हुआ था रॉलेट एक्ट के तहत। ठीक है, रॉलेट एक्ट में क्या था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी और साथ के साथ पुलिस को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए थे। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी पुस्तक थी, अर्थशास्त्र। याद रखिएगा, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जो अर्थशास्त्र, जो इकोनॉमिक्स नहीं है हमारी, याद रखिए हमारा इकोनॉमिक्स नहीं है वो, उस अर्थ चाणक्य के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र में क्या था, राज्य का प्रशासन चलाने के तरीके। ठीक है, राज्य के प्रशासन चलाने का तरीका ही था चाणक्य के अर्थशास्त्र में। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, कौटिल्य। ये क्वेश्चन भी आता है, चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था। चाणक्य किसके गुरु थे, चाणक्य अशोक के गुरु थे। ठीक है, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के गुरु थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादा थे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। कौन सा भाग था, मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते थे उसे मंडप कहते थे। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं शायद लास्ट जो एसएसटी का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल चुकी हूँ, उसमें ये था कि जहां पे लोग एकत्रित होते थे उसे क्या कहते थे, उसे मंडप कहते थे। याद रखिएगा, मंदिर में उसे मंडप कहा जाता था जहां पे सभी लोग एकत्रित होते थे और एक सभा सी होती थी वहां। गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था उसे तो गुफा ही बोला जाता था, मूर्ति और भित्ति चित्रों द्वारा सजाया जाता था। वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता था। हमेशा याद रखिएगा, वह स्थान जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी उसे क्या कहा जाता है, अभी भी उसे गर्भगृह कहा जाता है। वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, मंडप में ही धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, लेकिन गर्भगृह में क्या होता था कि जो मुख्य देवी देवता है उनकी मूर्ति रखी जाती थी। क्लियर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है, यानी कि घास भूमि में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है। स्टेपी, पंपास, वेल्ट्स, प्रेरी। जो प्रेरी है वो अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है। प्रेरी, याद रखिएगा, प्रेरी घास स्थल किसका निवास स्थल है, अमेरिकी मूल निवासियों का घास स्थल है। ओके, सॉरी, निवास स्थल है। ठीक है, प्रेरी। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रेरी घास स्थल कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, अमेरिका के लोग रह रहे हैं तो अमेरिका में ही तो होगा, तो प्रेरी घास स्थल कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में स्थित है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पिसीकल्चर। यह तालाबों और पोखरों में विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पिसीकल्चर। हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर और विटिकल्चर, ये 3 ज्योग्राफी में है, 8th क्लास की ज्योग्राफी में। बिल्कुल आप देख के मुझे इसका आंसर बताएंगे। मैं आपको ऊपर भी क्वेश्चन दे चुकी हूँ, ये भी क्वेश्चन ये आपको बताना है कि हॉर्टिकल्चर
क्वेश्चन मार्क सही से नहीं लग पाया, फिर भी मैं लगा रही हूँ। ओके, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर और विटीकल्चर ये क्या है ये आप मुझे बताएंगे। बेटा आप भी थोड़ा एफर्ट करिएगा, लिखने की कोशिश करिए ना, आप बताएंगे तो आपको याद होगा। और ज्यादा से ज्यादा लोग प्लीज कमेंट में आंसर दीजिए। याद रखिएगा इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट में आंसर देंगे तो उनको रिवीजन होता रहेगा। गलती होगी ना आपसे कोई बात नहीं, गलतियां हमसे एक बार होती है, याद रखिएगा। अगर मान लो ये सेरिकल्चर के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, सेरिकल्चर का आंसर आप मुझे अभी गलत दे रहे हैं, कोई बात नहीं, उसमें मैं आपको करेक्शन कराऊंगी ना। अगर गलत लिखेंगे तो करेक्शन होगा यहाँ पे, लेकिन अगर एग्जाम में गलती हो जाएगी तो करेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में प्लीज जरूर दें। पिसिकल्चर क्या है? मत्स्य पालन। पिसिकल्चर मत्स्य पालन से रिलेटेड है। तालाबों और पोखरों में जो मत्स्य पालन होता है वही है पिसिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर और विटीकल्चर आप मुझे बताएंगे इनके बारे में आंसर कमेंट में। ओके, अब देखिए बेरिंग जल मंडरू मध्य पानी का सकरा भाग है जो जोड़ता है, जिसे बेरिंग जल संधि भी बोलते हैं, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ठीक है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि बोल सकते हैं इसको, बेरिंग जल डमरू मध्य पानी ये लिखा गया है, लेकिन बेरिंग जल संधि भी इंपॉर्टेंट है। किसे जोड़ता है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। प्रशांत महासागर इधर है, आर्कटिक महासागर इधर है। ओके, तो इन दोनों को जोड़ने वाले जल संधि को क्या बोलते हैं? बेरिंग जल संधि। क्लियर है? ये प्रशांत महासागर, ये आर्कटिक महासागर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण है 21 मार्च और 23 सितंबर को। बेटा ये मैं अभी मैराथन की क्लासेस में आपको बता चुकी थी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की ऐसे परिक्रमा करते हैं, दीर्घवृत्ताकार क्षेत्र में परिक्रमा करती है पृथ्वी। यहाँ पे पृथ्वी होती है, इधर होती है, ये वाला याद करिए। मैं आपको बना के याद करने के लिए मैंने बताया, बोला था आपको कि आप बना के याद करिए। मैं आपको बता चुकी थी, ये अभी मैराथन की क्लासेस में भी मैं आपको करा चुकी हूँ, ज्योग्राफी की जब थ्योरी करा रहे थे तब भी मैंने आपको ये करा दिया था। ये जो समय होता है ये 23 मार्च का होता है, ये 21 मार्च का होता है। तो ये जो समय, ये 21 मार्च का समय है और ये 23 सितंबर का समय है। ये 21 मार्च है और ये क्या है? 23 सितंबर। ये जो दोनों समय होता है, दोनों ही समय क्या होता है? पृथ्वी सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण क्या है कि कोई भी ध्रुव, इसमें कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। जब यहाँ पे होती है ना हमारी पृथ्वी, तो क्या होता है? यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर होता है, यहाँ पे क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। लेकिन यहाँ क्या है? कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुकाव नहीं होता किसी भी ध्रुव की, और भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए क्या होता है? पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। देखिए क्या है? सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है, भूमध्य रेखा विषुवत पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, और इसे विषुव बोला जाता है। याद रखिएगा, विषुवत पे चूंकि भूमध्य रेखा या विषुवत एक ही है, विषुवत पे चूंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इस जगह पे भी और इस स्थिति में ही, इसलिए इसे विषुव बोला जाता है। विषुव से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आ सकता है, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज, मैंने जो ज्योग्राफी के अभी मैराथन क्लासेस का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं जो चैनल पे, उसे जरूर देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन उससे मिलेंगे। पूरी 6 क्लास की ज्योग्राफी है उसमें, 6 क्लास का हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट उसमें दिया गया है। ओके, तो इसे विषुव कहते हैं। क्या है? इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो वो कौन सा है? जब सूर्य मतलब कि जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है, कोई भी झुकाव सूर्य की ओर नहीं होता। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। मकर रेखा पर सीधी कब पड़ेंगी? जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये जो हमारा इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा। ओके, तो बेटा मैं 60 तक के क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ, 61 से 90 तक के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ये और वो वीडियो भी मैं आज शाम को अपलोड कर दूंगी। ठीक है, शाम को 8 बजे वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। तो यहां तक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट करिएगा। जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवा चुकी हूँ वो क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर देने हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।